दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी सार संग्रह श्रृंखला में हम कंटिन्यू कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था को और आज आप पढ़ेंगे इसका तीसरा भाग। ये वीडियो सिविल सेवा परीक्षा, विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा, बैंक, एसएससी, रेलवे तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय राज्य व्यवस्था भाग 3। सबसे पहले हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है उसको बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार है संसद के पास। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये था 26 जनवरी 1950। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ये एनसीईआरटी में लिखित है, लेकिन यहाँ पर देखिए 28 जनवरी 1950 लिखा गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो ये संख्या है 34। दोस्तों दूर संचार विवाद निपटान एवं अपील प्राधिकरण यानी टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल TDSAT के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, अन्य किसी भी न्यायालय में नहीं। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद द्वारा। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद को प्राप्त है, आपने पढ़ा ही है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जाते हैं? तो ये प्रक्रिया वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो राष्ट्रपति द्वारा संसद की अनुशंसा राष्ट्रपति द्वारा संसद की अनुशंसा पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत या किसी मुद्दे पे बहस या न्यायिक प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। अगला प्रश्न है सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, लेकिन किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? राष्ट्रपति के अनुमोदन से। और देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? ये 65 वर्ष है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी अपीलेट ज्यूरिडिक्शन से संबंधित है? ये है अनुच्छेद 134(1). अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन या उसकी व्याख्या या किसी मुद्दे पर सहमति बनाने के लिए जो सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या है वो कम से कम 5 होनी चाहिए। जब कोई संवैधानिक विषय है या संवैधानिक मुद्दा फंसता है तो उसमें कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ बैठनी चाहिए। आइए देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो दोस्तों संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन यानी इस्टेब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश या एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीश एड हॉक जस्टिस की नियुक्ति की जा सकती है। अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। और अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है। अभिलेख न्यायालय का आशय ये होता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय अन्य न्यायालयों में भी नज़ीर के तौर पर पेश किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 130 बहुत ही महत्वपूर्ण है। उच्चतम न्यायालय का स्थान ये निर्धारित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश की शक्ति को ये दर्शाता है।
और अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता यानी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का विवरण है। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति यानी स्पेशल लीव टू अपील का प्रावधान है। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों के पुनर्विचार यानी रिव्यू, देखिए जुडिशियल रिव्यू भारत में संवैधानिक है और संवैधानिक प्रावधान है 137 के अंतर्गत। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। अनुच्छेद 143, देखिए राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श या कंसल्ट करने की शक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। एक तथ्य देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होते हैं। अगला है दोस्तों, केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस अधिकारिता के अंतर्गत आती है? तो इसकी प्रारंभिक या मूल अधिकारिता के अंतर्गत है केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों का निर्णय करने की शक्ति। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया था? तो ये था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाद में। केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के अलावा उच्च न्यायालय या जिला न्यायालयों में किसी एडहॉक या तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन या रिव्यू हेतु अधिकृत करता है? अनुच्छेद 137 है। और भारत में संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किसका स्रोत है? ये है न्यायिक समीक्षा का। संविधान की व्याख्या करने की अंतिम शक्ति किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? मूल अधिकारों का प्रवर्तन। ये दोनों मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान का संरक्षक या गार्जियन किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। आइए यहाँ पर देखते हैं न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियाँ। दोस्तों, अनुच्छेद 121 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, लेकिन जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद पर विचार चल रहा हो तो उससे संबद्ध आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकेगी। आइए जानते हैं न्यायालय की अवमानना क्या होती है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्यायालय की अवमानना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों को अवमानना के संबंध में शक्तियों का प्रावधान किया गया है। न्यायाधीश पर प्रतिबंध। कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है वह भारत के किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत का कार्य या प्लीड आर एक्ट नहीं कर सकता है। ये अनुच्छेद 124(7) के अंतर्गत वर्णित किया गया है। दोस्तों, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कई बार ये पूछा गया है। तो न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन। और संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल अधिकारिता के अंतर्गत संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद लाए जाते हैं। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? राष्ट्रपति को। और दोस्तों, मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह से अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह धारा गोलकनाथ बनाम
गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब राज्य में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? यह है अनुच्छेद 32। इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। आइए जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार या अपीलेट ज्यूरिसडिक्शंस को 4 भागों में किस तरह से वर्णित किया जाता है। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार में संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 132, सिविल विषयों से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 133, आपराधिक विषयों से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 134 और विशेष अनुमति से की जाने वाली यानी स्पेशल जो अपील होती है उससे की जाने वाली अपीलें अनुच्छेद 136 के अंतर्गत शामिल होती हैं। तो ये थी सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित जो अपीलें हैं। इसमें अनुच्छेद 132, 133, 134 और 136 हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? तो ये अवधि है 10 वर्ष। न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू का अर्थ ये है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हैं उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को लोक हितवाद यानी PIL की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों एक अभिलेख न्यायालय है यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। तो अभिलेख न्यायालय का अर्थ ये है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए जो निर्णय हैं उनका अभिलेखात्मक या साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। किसी भी न्यायालय में वे नज़ीर की तरह पेश किए जाते हैं और उन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। अगला है दोस्तों, मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी की जाती है। तो याद रखिएगा, रिट जारी करने का जो अनुच्छेद है उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय के अंतर्गत अनुच्छेद 226। अब आइए देखते हैं राज्यपाल यानी गवर्नर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति किस देश से ली गई है? कनाडा से। भारत का कार्यकारी और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों भारत का अगर जो कार्यकारी और संवैधानिक प्रमुख आप देखेंगे तो राष्ट्रपति है और किसी भी राज्य का, भारत के किसी राज्य का कार्यकारी और संवैधानिक प्रमुख ये राज्यपाल होता है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 155। और विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ये कुल सदस्यों के 1/6 इतने लोगों को विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करता है उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद रिक्त मान लिया जाएगा। अगला है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये जनजाति बहुल क्षेत्र हैं या जनजाति बहुल राज्य हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। यहाँ पर एक जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। दोस्तों राज्य विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल द्वारा। और राज्यपाल किससे सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति करता है? ये उच्च न्यायालय से परामर्श के द्वारा। राज्यपाल के वेतन और भत्ते यानी सैलरी एंड अलाउंसेज किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्यपाल की जो सैलरी अलाउंसेज हैं वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, न कि केंद्र की। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर जो राष्ट्रपति और राज्यपाल की तुलना करते समय आपसे ये पूछा जाए महाभियोग के संबंध में, तो भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है।
अगला प्रश्न है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 201 है। और वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है दोस्तों? तो ये है 3,50,000 पर मंथ। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति। और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और राज्यपाल जो है वो पुनर्नियुक्ति के भी योग्य होता है, यानी उसको दूसरी बार भी राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। आइए जानते हैं राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां। तो राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, और विश्वविद्यालय के कुलपतियों यानी वाइस चांसलर की नियुक्ति तथा राज्य वित्त आयोग का गठन भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श भी देता है। और राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का भी अधिकार प्राप्त होता है। तो ये सब राज्यपाल को प्राप्त अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति, अब जम्मू कश्मीर में जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, उसे विशेष राज्य का दर्जा उसका समाप्त कर दिया गया है। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? ये है अनुच्छेद 333। आइए देखते हैं राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 153 तो ये प्रावधानित करता है कि राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। 154 में ये कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना। अनुच्छेद 160 आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्यों को दर्शाता है। अनुच्छेद 161 क्षमादान और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति का वर्णन किया गया है। और 163 अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह और सहयोग देना। अनुच्छेद 200 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। और अनुच्छेद 201 देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाना। अनुच्छेद 213 ये राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति को वर्णित करता है। आपको याद होना चाहिए अनुच्छेद 123 ये राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति है, अध्यादेश जारी करने की। और अनुच्छेद 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ये देखिए दोस्तों सरोजनी नायडू जो कि भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, उन्होंने राज्यपाल को सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी है। तो याद रखिएगा श्रीमती सरोजनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी थी। अब आइए राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। भारत में राज्य विधानमंडलों यानी स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन सा होता है? तो भारत में उच्च सदन विधान परिषद होता है। राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण कौन करता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। दोस्तों राज्यों में जो उच्च सदन या विधान परिषद होती है, इसकी स्थापना और समाप्ति संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्तावों के द्वारा की जाती है। तो हर राज्य में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद की स्थापना के लिए या उसकी समाप्ति के लिए संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा विधान परिषदों का गठन या उनकी समाप्ति की जाती है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो अधिकतम 4 माह तक। राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 163 इसमें ये प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 164 में है कि राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होगा।
अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के कार्य का संचालन और 167 में राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन और उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? तो ये है अनुच्छेद 169 यानी अनुच्छेद 169। राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? अनुच्छेद 170 में। और राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? राज्य का भारत का निर्वाचन आयोग। तो याद रखिएगा, राज्य विधानसभाओं का जो निर्वाचन है उसका जो चुनाव का कार्यक्रम है, उसका नियमन है, संचालन है, वो राज्य निर्वाचन आयोग नहीं बल्कि भारत का निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। दोस्तों एक फैक्ट है, देखिए, राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये है गोवा में। और राज्य का विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ये उपाध्यक्ष को सौंपता है अपना त्यागपत्र। अगला प्रश्न है, विधानसभा के सदस्यों की निर्हरताओं यानी डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल द्वारा। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। तो दोस्तों विधानसभा का सदस्य या MLA निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। विधानसभा के विघटन या डिसोल्यूशन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह तक अपने पद पर बना रह सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य सरकारों के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा द्वारा। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? तो 1956 में कुल 5 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी थी? तो उत्तर प्रदेश में। और भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचिता कृपलानी थी, जो कि 1963 से 67 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी। आइए जानते हैं सभी राज्यों में विधानसभा सदस्यों की संख्या। आंध्र प्रदेश में 175, असम में 126, छत्तीसगढ़ में 90, गुजरात में 182 है, हिमाचल प्रदेश में 68, कर्नाटक में 224, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभाएं हैं, मणिपुर में 60, मिजोरम में 40, ओडिशा में 147, राजस्थान में 200, तमिलनाडु में 234, त्रिपुरा में 60, उत्तराखंड में 70। उसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में 60, बिहार में 243 और गोवा में 40, हरियाणा में 90, झारखंड में 81, केरल में 140, महाराष्ट्र में 288, मेघालय में 60, नागालैंड में 60, पंजाब में 117, सिक्किम में 32 और तेलंगाना में 119। उत्तर प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक विधानसभा सीटों की संख्या है 403 और पश्चिम बंगाल में 294। केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो दिल्ली में 70, पुडुचेरी में 30, जम्मू कश्मीर में 83 और 24 POK के लिए रिक्त हैं। दोस्तों मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। अब आइए देखते हैं उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अंडमान और निकोबार द्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते यानी अलाउंसेज किस निधि से दिए जाते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते केंद्र की संचित निधि से दिए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? अगला देखिए, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्यीय समिति कौन सी होती है? तो न्यायाधीशों को जो हटाने की प्रक्रिया है उसमें 3 सदस्यीय समिति है। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उच्चतम न्यायालय के कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है और एक प्रख्यात विधिवेत्ता होता है। ये जो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया होती है उसमें
3 सदस्यीय समिति गठित की जाती है। उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात विधिवेत्ता शामिल होते हैं। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 62 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? उसे परमादेश या मैंडेमस कहा जाता है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ये संख्या है 25। संपत्ति का अधिकार आप जानते हैं कि ये संविधान के प्रारंभ में एक मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट के अंतर्गत था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे एक वैधानिक अधिकार या लीगल राइट के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है, जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में रिट जारी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो जो परामर्श संबंधी अधिकार है वो मूल क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालयों यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? तो ये है दोस्तों उत्प्रेषण। उत्प्रेषण द्वारा उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य पद्धति का परीक्षण करते हैं। मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो दोस्तों मूल अधिकारों का संरक्षण जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है। अगला है कि भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट जज के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है? अधिकरण न्यायाधीश। अब आइए देखते हैं उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को। देखिए, अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने की वर्णन करता है। 216 में उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 217 जो है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पद के लिए नियुक्ति और अर्हताएं नियुक्त करता है। अनुच्छेद 218 उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का लागू होने से संबंधित व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण की बात है। अनुच्छेद 220 में अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों के वेतन भत्ते इत्यादि से संबंधित वर्णन है। अनुच्छेद 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण यानी ट्रांसफर की बात की गई है। अनुच्छेद 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और अनुच्छेद 224 के अंतर्गत अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में वर्णन है। अनुच्छेद 224 में उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। और देखिए अनुच्छेद 226 बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुछ रिट याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 226 में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना, इसको निरस्त कर दिया गया है। और अनुच्छेद 227 ये वर्णन करता है कि उच्च न्यायालय की सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 228 ये वर्णन करता है कि उच्च न्यायालयों में कुछ मामलों का स्थानांतरण किया जा सकता है। अनुच्छेद 228A राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान, इस उपबंध को निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 229 ये पदाधिकारी तथा सेवक और उच्च न्यायालयों के व्यय के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से संबंधित वर्णन है। और अनुच्छेद 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए साझे उच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई है। यह देखिए दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो पेंशन होता है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन जो है राज्य की संचित निधि पर होता है, जबकि उनका पेंशन भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है। यहाँ पर देखिए भारत में जो उच्च न्यायालय हैं वर्तमान में विभिन्न राज्यों में, उनकी पीठ कहाँ कहाँ स्थित है और उनके क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं कोलकाता उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1862 में हुई थी। इसके अधिकार क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। कोलकाता में इसकी मुख्य पीठ है, पोर्ट ब्लेयर में इसकी खंडपीठ स्थित है।
दूसरा है मुंबई उच्च न्यायालय, 1862 में इसकी स्थापना की गई थी। महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव और गोवा राज्य क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में ये शामिल हैं। इसकी मुख्य पीठ मुंबई में स्थित है। इसके अलावा नागपुर, पणजी, औरंगाबाद में इसकी खंडपीठें स्थित हैं। यानी मुंबई में जो मुख्य खंडपीठ है मुंबई उच्च न्यायालय की, उसकी अन्य खंडपीठें नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में स्थित हैं। मद्रास हाई कोर्ट, दोस्तों कोलकाता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में 1862 में जो है वो उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। तो मद्रास में 1862 में स्थापित किया गया था। तमिलनाडु और पुडुचेरी इस हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसकी मुख्य खंडपीठ मद्रास में या चेन्नई में स्थित है। कर्नाटक हाई कोर्ट की स्थापना 1884 में हुई थी। कर्नाटक राज्य इसके जो है क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है और बंगलुरु में इसकी पीठ स्थित है, मुख्य पीठ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में स्थापना हुई, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इलाहाबाद में मुख्य पीठ और लखनऊ में इसकी एक खंडपीठ स्थित है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी, जो बिहार राज्य से क्षेत्राधिकार से संबंधित है। पटना में मुख्य पीठ स्थित है। इसी प्रकार देखिए जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना 1928 में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। श्रीनगर और जम्मू में इसकी पीठ स्थित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 1936 में स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश राज्य इसके क्षेत्राधिकार में है। दोस्तों जबलपुर में इसकी मुख्य पीठ है और इंदौर और ग्वालियर में इसकी 2 खंडपीठें स्थित हैं। पंजाब और हरियाणा 1947 में स्थापना हुई स्वतंत्रता के समय। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ यानी 3 राज्य इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं और इसकी पीठ या मुख्य पीठ चंडीगढ़ में स्थित है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1948 में स्थापना हुई थी। इसमें असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। गुवाहाटी में मुख्य पीठ स्थित है। कोहिमा, इम्फाल और अगरतला में खंडपीठ स्थित हैं। ओडिशा उच्च न्यायालय 1948 में, ओडिशा राज्य इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कटक में जो है इसकी मुख्य पीठ स्थित है। राजस्थान उच्च न्यायालय 1949 में बना था। राजस्थान इसके अधिकार क्षेत्र में है। जोधपुर में मुख्य पीठ और जयपुर में इसकी खंडपीठ स्थित है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1954 में स्थापित हुआ था। आंध्र प्रदेश इसके अधिकार क्षेत्र में है। अमरावती में इसकी मुख्य पीठ स्थित है। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1958 में। केरल और लक्षद्वीप इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। एर्नाकुलम में इसका न्यायालय स्थित है। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में। गुजरात राज्य इसके क्षेत्राधिकार में आता है और गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद में स्थित है। दिल्ली उच्च न्यायालय 1966 में स्थापित किया गया था। अधिकार क्षेत्र दिल्ली है और दिल्ली में इसकी जो है ये स्थित है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय 1967 में स्थापित हुआ था। हिमाचल प्रदेश इसके अधिकार क्षेत्र में है। शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय स्थित है। सिक्किम उच्च न्यायालय 1975 में स्थापित किया गया था। सिक्किम इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। गंगटोक में ये न्यायालय स्थित है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय वर्ष 2000 में स्थापित किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य अधिकार क्षेत्र में बिलासपुर में है ये मुख्य पीठ। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय, तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड उच्च न्यायालय ये वर्ष 2000 में स्थापित किए गए थे। झारखंड उच्च न्यायालय झारखंड राज्य इसके अधिकार क्षेत्र में आता है और जो है रांची में ये उच्च न्यायालय स्थित है। मेघालय, दोस्तों मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा उच्च न्यायालयों की स्थापना वर्ष 2013 में की गई थी। मेघालय देखिए, मेघालय जो है मेघालय उच्च न्यायालय में मेघालय क्षेत्र आता है क्षेत्राधिकार। ये उच्च न्यायालय शिलांग में है। मणिपुर उच्च न्यायालय इम्फाल में और त्रिपुरा उच्च न्यायालय अगरतला में है। और सबसे लेटेस्ट तेलंगाना उच्च न्यायालय है, 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। तेलंगाना राज्य इसके अधिकार क्षेत्र में आता है और ये हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं हमारे, ये विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं। उनमें कोई उच्च न्यायालय नहीं है। जो दिल्ली है वहाँ पर उच्च न्यायालय स्थित है। 6 उच्च न्यायालय इलाहाबाद,
बॉम्बे, गुवाहाटी मध्य प्रदेश, मद्रास और राजस्थान की एक अस्थायी खंडपीठ हैं। केवल कर्नाटक उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ बेंगलुरु की 2 सर्किल खंडपीठ हैं, धारवाड़ और गुलबर्गा। अगला प्रश्न है, निवारक निरोध या प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? 3 माह तक। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? वर्ष 1866 में। ये एक याद रखिएगा, निवारक निरोध के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी रखा जा सकता है? ये अवधि है 3 माह तक। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू किया जाता है, ये प्रतिषेध रिट। और उच्च न्यायालय में अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय या मिलिट्री कोर्ट शामिल नहीं होता है। दोस्तों, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी थी और प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। अब आइए देखते हैं केंद्र राज्य संबंध यानी सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से संबंधित प्रश्नों को। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा से। किस देश के विषयों पर, किस सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं? ये है समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में वर्णित हैं? 7वीं अनुसूची में। दोस्तों, केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य द्वारा किया गया था? तमिलनाडु द्वारा। संघ सूची में कुछ संशोधन किए गए हैं, उनके बारे में आइए देखते हैं। 6वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 का जोड़ी गई थी। इसका विषय है समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतरराज्यीय क्रय विक्रय पर कर। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्टि संख्या 33 का लोप किया गया। इसका विषय है केंद्र के उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण। इसे संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। अनुच्छेद या 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रविष्टि 2 का जोड़ी गई थी और इसका संबंध किसी राज्य केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति से है। इसके अलावा 46वां संविधान संशोधन 1982 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 ख जोड़ी गई थी। इसका संबंध अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के पारेषण या कंसाइनमेंट पर कर से है। और 88वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 ग जोड़ी गई। इसका संबंध सेवा कर या सर्विस टैक्स से था। क्षेत्रीय परिषदें या रीजनल काउंसिल्स का सृजन किसके माध्यम से किया गया है? संसदीय कानून द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद या इंटरस्टेट काउंसिल का उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 में वर्णित है। रेडियो या दूरदर्शनों के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है? तो राज्य सरकारें रेडियो या दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर लगाते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 जो है दोस्तों, ये राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 245 और 246। अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष या पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और संघ द्वारा कौन सा कर लगाया और वसूला जाता है तथा संघ और राज्यों में बांटा जाता है? यह है कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। सरकारीय आयोग जो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित थी, इसका गठन कब किया गया था? मार्च 1983 में। आइए देखते हैं, संघीय कर संघ सूची में है प्रविष्टि 82 से 92 ए पर। इसमें आयकर, कृषि आय को छोड़कर, सीमा शुल्क, तंबाकू और अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क, निगम कर, व्यक्तियों और कंपनियों की संपत्तियों के पूंजी पर कर, संपदा शुल्क यानी स्टेट ड्यूटी, संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क, रेल, समुद्र या वायुमार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तुओं और यात्रियों पर सीमा कर, और स्टॉक एक्सचेंज और वायदा बाजार यानी फ्यूचर मार्केट्स के संव्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर, स्टाम्प शुल्क, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय और उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर, समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर जो कि अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान शामिल है, माल के पारेषण या कंसाइनमेंट पर कर और सेवाओं पर कर। ये सब दोस्तों संघीय कर के अंतर्गत शामिल हैं।
एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, केंद्र राज्य जल विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल की स्थापना भी कर सकती है। तो केंद्र सरकार किसी प्रकार के जल विवाद, नदी जल विवादों के समाधान के लिए ट्रिब्यूनल की स्थापना कर सकती है। अब आइए देखते हैं संघ कर के अतिरिक्त जो राज्य कर है, ये राज्य सूची में राज्य सूची में सीरियल 45 से 63 तक प्रविष्ट हैं। राज्य कर के अंतर्गत भू राजस्व या लगान, कृषि आय पर कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, भूमि और भवनों पर कर, खनिज अधिकारों पर कर, शराब, अफीम, गांजा और अन्य मादक पदार्थों और औषधियों पर उत्पाद कर, स्थानीय उपयोग और विक्रय के लिए वस्तुओं के प्रवेश पर एंट्री टैक्स, विद्युत के उपभोग पर बिक्री पर कर, समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर, रेडियो दूरदर्शन के विज्ञापन पर कर, सड़क और अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तुओं के यात्रियों पर कर, सड़कों पर प्रयुक्त वाहन, जीव जंतुओं, नौका, पथकर या टोल टैक्स, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार, प्रति व्यक्ति कर या जो कैपिटेशन टैक्सेज हैं, विलासिता जैसे मनोरंजन, जुआ और बोली लगाने पर कर, स्टाम्प शुल्क, संघ सूची में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों पर और उपर्युक्त विषयों से किसी के संबंध में शुल्क, लेकिन इसमें न्यायालय में ली जाने वाले शुल्क शामिल नहीं हैं। ये सब राज्य कर के अंतर्गत आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार यानी अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्र किया जा सकता है? ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 265। सरकारिया आयोग का गठन संघ और राज्यों यानी केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए किया गया था। अंतर्राज्य परिषद या इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कब किया गया था? 18 मई 1990 को। ये देखते हैं केंद्र राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण आयोग और समितियां। तो केंद्र और राज्यों के संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग और समितियों का गठन किया गया था। राजमन्नार कमेटी 1969 में गठित हुई थी, DPV मन्नार की अध्यक्षता में। सरकारिया आयोग 1983 में, RS सरकारिया या रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में। प्रशासनिक सुधार आयोग 1996 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। शीतलवाड़ समिति 1996 में MC शीतलवाड़ की अध्यक्षता में, तथा पुंछी आयोग 2007 में MM पुंछी न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में गठित की गई थी। अगला है, केंद्र राज्यों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? तो वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में केंद्र राज्य संबंधों को म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है। अनुच्छेद 312 बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संसद को किसी नई अखिल भारतीय सेवा या ऑल इंडिया गवर्नमेंट के सृजन का अधिकार दिया गया है और ये अधिकार राज्यसभा का विशेष या महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का वर्णन है? तो ये भाग 11 में है। जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 262 में। दोस्तों, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो उसके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता की जाती है। यह सुझाव किस समिति ने दिया कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्रिपरिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया जाना चाहिए? ये राजमन्नार कमेटी की रिपोर्ट थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 256 से 263 तक राज्य और केंद्र के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। अगला है, अंतर्राज्यीय परिषद या इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 263 में है और अनुच्छेद 262 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया है। जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसे विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल की स्थापना भी कर सकती है।
एक महत्वपूर्ण तथ्य, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। तो अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी और उस समय भारत के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। ये देखिए, संघ राज्य संबंध भाग 11 और 12 में है। अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 293 में इनका वर्णन किया गया है। तो केंद्र राज्य संबंधों में विधायी संबंध हैं, प्रशासनिक संबंध हैं और वित्तीय संबंध हैं। इनको हम अलग अलग देखते हैं। विधायी संबंधों में अनुच्छेद 245 में संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार है। अनुच्छेद 246 संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए विशेष मामलों के कानून। अनुच्छेद 247 में कुछ निश्चित अतिरिक्त न्यायालयों के गठन के लिए संसद की शक्ति है। और अनुच्छेद 249 संसद द्वारा राष्ट्रहित में राज्य सूची के किसी विषय पर विधान के निर्माण हेतु राज्यसभा द्वारा प्रावधान है। अनुच्छेद 250 आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की संसद की सीमा। अनुच्छेद 251 में अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन संसद द्वारा निर्मित विधि के असंगत होने की स्थिति में राज्य विधि पर वरीयता होनी है। और अनुच्छेद 252 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति प्रावधानित की गई है। अनुच्छेद 253 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय करारों या अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावी बनाने के लिए विधान निर्मित करने की संसद की शक्ति है। और अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में कोई असंगति आती है या कोई विवाद होता है तो ऐसे समय में संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी होगी। और ये जो केंद्र राज्यों के विधायी संबंध हैं उसमें जो लास्ट है अनुच्छेद 255, उसमें सिफारिश और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय मानना और इस आधार पर उसे खारिज न करना। अब आइए देखते हैं केंद्र राज्य संबंध में प्रशासनिक संबंध। तो अनुच्छेद 256 में वर्णन है कि संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संघ द्वारा राज्य को निर्देश दिया जाना राज्य और संघ की बाध्यता होती है। अनुच्छेद 257 संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के साथ साथ राष्ट्रीय या सामरिक महत्व के संचार साधनों के निर्माण और संरक्षण के संदर्भ में संघ का राज्य पर नियंत्रण होगा। अनुच्छेद 258 इसमें कुछ मामलों में संघ द्वारा राज्यों की शक्ति प्रदान करने और संघ का अधिकार है। अनुच्छेद 258 क में राज्य द्वारा केंद्र को कार्य सौंपने की शक्ति है। अनुच्छेद 260 में राज्य से बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ के अधिकार हैं। अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्रवाई। अनुच्छेद 262 जो है ये अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के हल के लिए न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है। और अनुच्छेद 263 आप जानते हैं अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। केंद्र और राज्यों के जो विधायी संबंध हैं, प्रशासनिक संबंध हैं, उसके अलावा वित्तीय संबंध भी हैं जो अनुच्छेद देखिए 265 से लेकर 289 तक हैं। अगला है दोस्तों केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, राजमन्नार समिति 1969, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973, सरकारिया आयोग 1983 और पुंछी आयोग एम पुंछी आयोग 2007 का गठन किया गया था। तो कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी केंद्र राज्य संबंधों से सुधार से संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा राजमन्नार कमेटी, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग ये सभी जो हैं केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित हैं। अब आइए जानते हैं आपात उपबंध या इमरजेंसी प्रोविजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? संसद द्वारा। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? ये हृदयनाथ कुंजरू द्वारा कहा गया था। भारत में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? राज्यपाल के। और राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? ये है 3 वर्ष। अब तक की गई जो आपात उद्घोषणाएं हैं तो दोस्तों अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है।
इन तीनों उद्घोषणाओं से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। तो पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपात की घोषणा की गई थी। इसका कारण ये था कि सितंबर 1962 में चीन ने नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी पर आक्रमण किया था और नेफा को अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। आपात की दूसरी उद्घोषणा दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण हुई थी और यह उद्घोषणा मार्च 1977 तक लागू रही। और आपात की तीसरी उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को की गई और यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ली गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355 है। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356। भारत में वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं की गई है। राष्ट्रपति दोस्तों मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त के क्रियान्वयन के किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? तो ये है अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 20 और 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता है। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? 1 माह के अंदर। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? पंजाब में। दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि जो है आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में यह केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पर आइए देखते हैं आपातकाल के प्रकार और उनके प्रभाव। तो आपातकाल 3 प्रकार के हैं, राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, इसके अंतर्गत ये प्रावधान है कि संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है और संघ राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकती है। साथ ही भारत की संघात्मक प्रणाली एकात्मक रूप में कार्य करने लगती है और अब तक राष्ट्रीय आपात यानी अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है। अनुच्छेद 356 या राज्य आपातकाल के बारे में जानते हैं। तो अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। इसमें राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाती हैं और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है और भारत की शासन प्रणाली का एकात्मक स्वरूप हो जाता है। और अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 120 से अधिक बार किया जा चुका है। और अनुच्छेद 360 जिसे कि वित्तीय आपात कहा जाता है। वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थापित कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है और संघ और राज्य के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। इसके अंतर्गत उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं। वित्तीय आपातकाल का प्रयोग अभी तक एक बार भी नहीं किया गया है। अगला है दोस्तों मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख किया गया था। अगला आइए देखते हैं वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन से संबंधित प्रश्न। वित्त आयोग की संरचना, तो इसमें अध्यक्ष होते हैं जो कि सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होता है। इसके सदस्यों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति, सरकार के वित्त और लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, वित्तीय और प्रशासनिक मामलों का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति तथा आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ व्यक्ति होता है वित्त आयोग में। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? भारत का राष्ट्रपति। और भारत में वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 5 वर्ष है। और वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 4 अन्य सदस्य होते हैं अध्यक्ष के अतिरिक्त। यहाँ पर देखिए एक चार्ट के माध्यम से भारत के जो वित्त आयोग हैं उनका गठन और उनकी अनुशंसा का वर्ष तथा अध्यक्ष का नाम दिया गया है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। 1951 में पहली बार वित्त आयोग का गठन किया गया था और वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी थे। 15वां वित्त आयोग जो कि वर्ष 2017 में गठित किया गया है, NK सिंह इसके अध्यक्ष हैं और इसकी अनुशंसा का वर्ष 2020 से 25 है।
भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होते हैं? वित्त आयोग की। और दोस्तों, वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य होता है वो है केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा और केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करना। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों का समाधान किसके द्वारा होता है? वित्त आयोग द्वारा। और केंद्र की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता के लिए अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है? तो ये वित्त आयोग है। और सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का हिस्सा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? वित्त आयोग। यहाँ पर देखिए 15वें वित्त आयोग की संरचना, NK सिंह अध्यक्ष हैं, शशिकांत दास ये सदस्य हैं, और डॉक्टर अनूप सिंह पूर्णकालिक सदस्य हैं, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी अल्पकालिक सदस्य, डॉक्टर रमेश चंद्र पूर्णकालिक सदस्य, अरविंद मेहता 15वें वित्त आयोग के सचिव, और अजय नारायण झा ये पूर्णकालिक सदस्य हैं। दोस्तों, भारत में प्रथम वित्त आयोग जो था उसका गठन 1951 में किया गया था और इसके अध्यक्ष KC नियोगी थे। अब आइए देखते हैं नीति आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था वो भारत का प्रधानमंत्री होता था। तो योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। नीति आयोग कौन सा निकाय है? तो ये गैर संवैधानिक या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय है। और योजना आयोग के स्थान पर, यानी योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया है? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष, तो योजना आयोग की तरह नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। आइए देखते हैं नीति आयोग की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग। दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहाँ के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। उपाध्यक्ष, जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष है, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और अंशकालिक सदस्य भी होते हैं, जिसमें विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों और अन्य संस्थाओं के अधिकतम 2 पदेन सदस्य अंशकालिक सदस्य की श्रेणी में होते हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं, जो नीति आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी, ये निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं। और नीति आयोग का सचिवालय आवश्यकता के अनुसार इसकी स्थापना होगी। और विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्रों से होता है उसको देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें होंगी। ये परिषदें क्या विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएंगी। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद या NDC की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1954 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार की वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया है? तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। दोस्तों, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया योजना आयोग के स्थान पर। इसका अधिकार क्षेत्र भारत सरकार का अधिकार क्षेत्र है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर राजीव कुमार हैं और इसकी वेबसाइट है niti.gov.in। अगला है दोस्तों, नीति आयोग का तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता या कोऑर्डिनेटर का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अन्य अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो दोस्तों, ये के संथानम द्वारा कहा गया है कि योजना आयोग ने एक व्यापक या मजबूत संघ का स्थान ले लिया है।
यहाँ पर आइए देखते हैं जो है प्रेफरेंस वरीयता अनुक्रम। पहले स्थान पर राष्ट्रपति है, दूसरे पर उपराष्ट्रपति, तीसरे पर प्रधानमंत्री है। और वरीयता क्रम में चौथे स्थान पर अपने अपने राज्यों में राज्यों के राज्यपाल होते हैं। पांचवें स्थान पर पूर्व राष्ट्रपति, 5 पर उप प्रधानमंत्री, छठे स्थान पर भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, 7वें पर संघ के कैबिनेट मंत्री और अपने अपने राज्यों में राज्यों के मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष नीति आयोग, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता। 7 पर भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, 8 पर अपने अपने राज्यों के बाहर राज्यों के राज्यपाल, 9 पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, 9 पर संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा वरीयता क्रम में 10वें स्थान पर राज्यसभा के उपसभापति का नाम आता है। देखिए, नीति आयोग दोस्तों, नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर गठित किया गया था और इसका उद्देश्य आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। कुल मिलाकर नीति आयोग की स्थापना एक थिंक टैंक के रूप में की गई है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो NCERT सार संग्रह श्रृंखला में भारतीय राज्य व्यवस्था का तीसरा भाग। इसका अगला भाग हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। आप इसको तैयार कर लीजिए और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।